आपने कुछ साल पहले ये नोटिस किया होगा कि हर म्यूजिशियन के यूट्यूब चैनल नेम में वीवो होता था। मोस्टली वेस्टर्न म्यूजिशियन और सिंगर हर वीडियो के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में वीवो लिखा होता था। और हालांकि कुछ यूट्यूबर्स अपने डिस ट्रैक पे वीवो लिख रहे थे ताकि वो और ज्यादा ऑफिशियल लगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सवाल है, ये वीवो है क्या? हर एक यूट्यूब म्यूजिक वीडियो पे इनका नाम क्यों लिखा होता था? और सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये कहाँ है? सच ये है कि वीवो एक बड़ा स्कीम था जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में मिलके बनाया था और जो आखिर में फेल हो गया। समझने के लिए हमें टाइम में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। वीवो की शुरुआती दिनों में वीवो का कंसेप्ट 2018 में बना, जब म्यूजिक इंडस्ट्री काफी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। पहले के जमाने में म्यूजिक वीडियो सिर्फ टीवी पे चलते थे, जैसे MTV, NBC और दूसरे टीवी नेटवर्क्स पर। इसका फायदा ये था कि प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट सीधे नेटवर्क और एडवर्टाइजर से पैसा कमाते थे। लेकिन फिर इंटरनेट का जमाना आ गया और सब कुछ हिल गया। सीडीज और रिकॉर्ड बेचने बंद हो गए क्योंकि लोग नैपस्टर और लाइमवायर जैसे इलीगल फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म से फ्री में गाने डाउनलोड करने लगे। स्पॉटिफाई और iTunes जैसे प्लेटफॉर्म नए ट्रेंड बन रहे थे, पर तब तक म्यूजिक इंडस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे कमाएं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप UMG और सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने मिलकर वीवो मतलब वीडियो एवोल्यूशन क्रिएट किया। अगर ये नाम सुना सुना लग रहा है तो इसका रीजन है UMG और सोनी, और ये दोनों बिग 3 के नाम से जाने जाते हैं। ये 3 रिकॉर्ड लेबल्स दुनिया की ज्यादातर छोटी म्यूजिक लेबल के मालिक है। उनका प्लान सिंपल था, वीवो के थ्रू म्यूजिक वीडियोस को मोनेटाइज करना। जब वीवो लॉन्च हो रहा था तब उनका विजन सिंपल था। What we're trying to do is quite simple, which is to provide a high quality, premium music and video experience to as many people as possible in as many places as possible. On any television, on any computer, on any phone, on any connected digital platform, we want to provide the highest quality, premium music and video experience. So we do that today with our partner YouTube. So about 70% of music videos worldwide are consumed and discovered and viewed through YouTube. So what Vivo does is provide that experience inside of YouTube with the world's largest music companies. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जब वीवो लॉन्च हो रहा था उस वक्त यूट्यूब सिर्फ अपने 3% वीडियोस को मोनेटाइज कर रहा था। दूसरी तरफ हुलू जैसे प्लेटफॉर्म अपने हर एक वीडियो पे ऐड चला रहे थे। म्यूजिक लेबल्स यूट्यूब को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके सबसे ज्यादा व्यूज वहीं से आते थे। इसलिए यूट्यूब और वीवो के बीच एक डील हुई, यानी कि यूनिवर्सल और दूसरे रिकॉर्ड लेबल्स अपनी म्यूजिक वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और वीवो इन वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। गूगल इनको यूट्यूब और वीवो के वेबसाइट पे होस्ट करेंगे और वीवो इन्हीं एडवर्टाइजर्स से डायरेक्ट पैसे कमाएगा। जब आप एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो देखते हो तो उसके एड्स ना प्रोग्रामेटिकली बेचे जाते हैं, मतलब एडवर्टाइजर्स एक स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट करके, जैसे कि एज, लोकेशन, इंटरेस्ट के बेसिस पर एड चलाते। ये तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन वीवो का सिस्टम अलग था। ये एडवर्टाइजर्स को डायरेक्ट स्पेसिफिक स्लॉट बेचते थे। मान लो एक ब्रांड एक टेलर स्विफ्ट के म्यूजिक वीडियो में एड दिखाना चाहता है तो वो डायरेक्ट वीवो से डील करेगा क्योंकि टेलर स्विफ्ट की ऑडियंस बहुत ज्यादा है। जैसे सुपर बाउल के एड के लिए कैंपेन बिडिंग करती थी, वैसे ही वीवो के एड्स भी प्रीमियम स्लॉट पे बिकती थी। इस तरह वीवो एक नॉर्मल यूट्यूबर से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहा था। जब सब कुछ सेट हो गया, वीवो ने $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाया और 8 दिसंबर 2009 को ऑफिशियली लॉन्च हुआ। लॉन्च के वक्त वीवो के पास 30,000 म्यूजिक वीडियोस थी। एमिनेम, ली वेन, माइकल जैक्सन, लेडी गागा, केशा, मिली साइरस जैसे बड़े आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म पर थे। वेबसाइट लॉन्च होते ही क्रैश हो गई क्योंकि पहले ही महीने में 35 मिलियन व्यूज आ गए। इस वक्त तक वीवो ने माइस्पेस म्यूजिक, AOL म्यूजिक, MTV और वार्नर म्यूजिक को टक्कर दे दी थी। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी शुरू हो गया था यूरोप, मेक्सिको और बाकी कंट्रीज में। उन्होंने वार्नर, जो दूसरे बड़े रिकॉर्ड लेबल्स में से एक थे, उनको अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के तौर पर साइन करवा लिया। उस टाइम वीवो अपने ज्यादातर व्यूज, लगभग 80% व्यूज यूट्यूब से ही ला रहा था। वीवो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें हर बड़ी और छोटी रिकॉर्ड लेबल शामिल थी। ये वीडियोस यूट्यूब पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसी वजह से हर आर्टिस्ट का अपना एक वीवो पेज होता था, जैसे एमिनेम वीवो या रिहाना वीवो। इसी वजह से 2010 के अर्ली फेज से लेकर अब तक लगभग हर म्यूजिक वीडियो के बॉटम लेफ्ट या राइट कॉर्नर में वीवो लिखा होता था। लेकिन अब सवाल ये होता है कि वीवो के साथ क्या हुआ? अगर वीवो इतना सक्सेसफुल था तो आज के टाइम पे ये कहाँ है? वीवो के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कंपनी के तौर पर बाद में वो ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे थे। ज्यादातर पैसे यूट्यूब और रिकॉर्ड लेबल के पास जा रहे थे और जो बचा कुचा था वो वीवो के पास आ रहा था और ऊपर से वीवो को चलाना काफी महंगा पड़ रहा था। इसलिए कंपनी के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने $1 बिलियन के लिए एक बायर ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फिर वीवो ने नए तरीके सोचने शुरू किए पैसे कमाने के लिए। पहले उन्होंने यूट्यूब और अपनी वेबसाइट पर अलग अलग तरह के कंटेंट बनाना शुरू किए।
किए, जैसे इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीम, कॉन्सर्ट और ऐसे ही कुछ चीजें, पर ये कंटेंट कभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। फिर उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसमें आप फोन पर म्यूजिक वीडियो देख सकते थे। जब ये पहली बार लॉन्च हुआ तो काफी सक्सेसफुल था। अर्ली 2011 तक वीवो फेसबुक से बड़ा और यूट्यूब के बाद सेकंड प्लेस पर था वीडियो कंटेंट के मामले में। 2011 के एंड तक वीवो हर महीने 3.7 बिलियन व्यूज ला रहा था। उनके ऐप के 13 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे और उन्होंने $150 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमा लिया था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इनमें से ज्यादा पैसा यूट्यूब और लेबल्स के पास जा रहा था, वीवो के पास नहीं। वीवो नहीं चाहता था कि वो सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड करे, इसलिए उन्होंने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने एक सर्विस लॉन्च की जिसका नाम था वीवो टीवी, जो हुलू प्लेटफॉर्म की तरह था और उनका कंटेंट roku, एप्पल टीवी जैसे एप्स पर भी अवेलेबल था। ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान था कि वो म्यूजिक वीडियोस के लिए एक हुलू टाइप सर्विस बनाए जिसमें लोग मंथली सब्सक्रिप्शन देकर म्यूजिक वीडियोस देख सके। We think there's that one of the important things, and you hear this throughout the industry, that the move towards subscription, a more premium product, that's something we're very interested in and very much, working towards. That's a subscription service, or does the whole thing go behind a paywall? Do I No, have I to pay think, to watch Katy no, Perry? we believe in a dual revenue stream. लेकिन जब से कंज्यूमर को फ्री में म्यूजिक वीडियोस मिलने लगे, उसके बाद ऐसा कुछ होना मुश्किल लगता है। चाहे जो हो, कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, उनका डाइवर्सिफिकेशन काम कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया क्योंकि 2018 में वीवो के लिए सब कुछ बिखर गया। वीवो कुछ कंट्रोवर्सीज के चक्कर में पड़ गया। मैं उन इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा जहां कुछ एग्जीक्यूटिव्स आयरॉनिकली पायरेटेड कंटेंट देखते हुए पकड़े गए, जब वो फेसबुक के साथ काम करके लोगों की इंफॉर्मेशन टारगेट वीडियोस के लिए लेने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत 2018 में आई जब हैकर्स के एक ग्रुप अवरमाइंड ने वीवो को निशाना बनाया। पहले उन्होंने वीवो के सर्विस हैक करके 3 टेराबाइट के डॉक्यूमेंट और वीडियोस लीक कर दिए। फिर एक और बार हैकर, जिनमें से 2 हैकर का नाम था कुरिश और प्रॉक्सॉस, वीवो के यूट्यूब चैनल में घुस गए। उन्होंने डेस्पासितो, जो वीवो का सबसे देखा जाने वाला वीडियो था, उसे डिलीट कर दिया। साथ ही उन्होंने काफी सारी वीडियोस के नाम बदल दिए, थंबनेल चेंज किए और ये सब अपैरेंटली एक प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट का पार्ट था। मुझे नहीं पता कि इन हैक्स का वीवो पर कितना असर पड़ा, लेकिन लगता है कि इन इंसिडेंट के बाद उनका डाउनफॉल चालू होने लगा। सीईओ ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, काफी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स कंपनी से चले गए और वीवो के काफी एम्प्लॉय को ले ऑफ करना पड़ा। उसी समय वीवो यूट्यूब के साथ कम्पीट करने में काफी स्ट्रगल कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि अपना कंटेंट दूसरी वेबसाइट पर डालना या अपनी खुद की वेबसाइट बनाना उनका एक तरीका था यूट्यूब से दूरी बनाने का, ताकि उनको अपना सारा रेवेन्यू यूट्यूब को ना देना पड़े। लेकिन ये प्लान सफल नहीं रहा, क्योंकि आज भी म्यूजिक वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब ही नंबर 1 साइट है। और उसी साल यूट्यूब ने अपना यूट्यूब म्यूजिक लॉन्च कर दिया और वीवो कभी भी म्यूजिक वीडियोस का होलू या नेटफ्लिक्स नहीं बन पाया। वीवो ने आखिरकार हार मान ली और अपने सारे ऑपरेशन बंद करके यूट्यूब के साथ मर्ज करने का डिसीजन ले लिया। सिर्फ एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बनकर रह गया। यूट्यूब ने वीवो के अकाउंट आर्टिस्ट के ऑफिशियल अकाउंट के साथ मर्ज कर दिए, ताकि सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाए। अगर आप किसी वीवो अकाउंट को सब्सक्राइब करते थे उस टाइम पे, तो आपका सब्सक्रिप्शन उस आर्टिस्ट के ऑफिशियल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया होगा। यूट्यूब ने एक स्टेटमेंट दी थी, वीवोज रीच एंड बिजनेस कैन कंटिन्यू टू ग्रो ऑन यूट्यूब as a direct result of simplifying the user experience through consolidating of entire artist catalog into one channel where Vivo's videos are featured prominently। इसका मतलब है कि पहले जो अलग Vivo चैनल थे उनको मर्ज करके एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया। इसका सीधा फायदा ये है कि यूजर एक्सपीरियंस सिंपल हो जाए। पहले अगर किसी आर्टिस्ट को ऑफिशियल चैनल और Vivo चैनल अलग अलग होता तो यूजर को कंफ्यूजन होती थी कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नहीं। अब एक सिंगल स्ट्रीमलाइट चैनल होने से सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है और ऑडियंस का एक्सपीरियंस भी बेटर हो जाता है। पर इसका एक बिजनेस एंगल भी है। जब सारी ट्रैफिक एक ही चैनल पे फोकस होगी तो व्यूज, एड्स और एंगेजमेंट भी वही अक्युमुलेट होगी। इससे वीवो और यूट्यूब दोनों का बिजनेस ग्रो करेगा। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये मूव बिजनेस और यूजर एक्सपीरियंस दोनों के लिए एक विन विन स्ट्रैटेजी है। बेसिकली हम बचपन में एक पैकमैन नाम का गेम खेलते थे, उसी तरह यूट्यूब ने वीवो को एब्जॉर्व कर दिया। शायद इसी वजह से लगता है कि आजकल वीवो की ब्रांडिंग ज्यादा दिखती नहीं। वीवो अब भी सक्सेसफुल है यूट्यूब के साथ मर्ज होने के बाद भी। उनके पास अभी भी 500 मिलियन म्यूजिक वीडियोस है जो हर महीने 26 बिलियन व्यूज लाते हैं। आप अभी भी वीवो की वेबसाइट विजिट कर सकते हो और उनका कंटेंट आर्टिस्ट देख सकते हो, पर वो हमेशा आपको यूट्यूब पर रीडायरेक्ट कर देता है। वीवोज अपनी वीडियो प्लूटो टीवी और roku पर भी होस्ट करते हैं, लेकिन सच बताओ तो कोई वहाँ म्यूजिक वीडियोस देखने नहीं जाता। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको हनुमान काइंड तो मालूम ही होगा। उसका नया रैप रिसेंटली लॉन्च हुआ है, रन इट अप। मैंने सुना और काफी बढ़िया लगा मुझे। पर यहाँ मैंने कुछ नोटिस किया, मतलब सोचने वाली बात है कि हनुमान काइंड के रन इट अप म्यूजिक वीडियो के थंबनेल पे वीवो का लोगो था, पर डिस्क्रिप्शन में इसका कोई मेंशन नहीं। ये क्लियरली एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव लग रहा है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जब लोग वीवो का लोगो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये एक बड़ी लेवल का प्रोफेशनल वीडियो है और वो बिना सोचे क्लिक कर देते हैं। बेसिकली ये एक परसेप्शन गेम है, पर यहाँ लीगल और एथिकल एंगल भी है। अगर बिना किसी ऑथराइजेशन के वीवो का नाम या लोगो यूज किया जा रहा है तो कॉपीराइट इशू या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन
मोनेटाइजेशन का चार्ज लग सकता है। ये एक ग्रे एरिया है, ना पूरी सही ना पूरी गलत। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म के डायनामिक समझ के चलना पड़ता है और कभी कभी ये ट्रिक उनकी रीच और ब्रांडिंग के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक आर्टिस्ट की नहीं है, ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का इशू है। वेस्टर्न म्यूजिक ब्रांडिंग का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ग्लोबल लेवल पे जाना चाहता है तो उसको इन्हीं बड़े नामों से जुड़ने की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर आप एक रीजनल या निश आर्टिस्ट हो तो बिना किसी बड़े लेवल के टैग लगाए ग्रो करना मुश्किल है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्लेटफॉर्म और आर्टिस्ट को मिलकर एक फेयर वेरिफिकेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो हर रीजन के म्यूजिशियन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, बिना इस प्रेशर के कि उन्हें वेस्टर्न ब्रांडिंग के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, वीवो जैसे लोगो एक गेट कीपर भी रहेंगे और एक शॉर्टकट भी, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए ट्रिकी बट इफेक्टिव टूल बन चुका है। अगर वीवो आज भी एग्जिस्ट करता है तो क्या वो फेल हुआ? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। वीवो अब भी है, बस पर्दे के पीछे काम कर रहा है, लेकिन इंटरनेट पर म्यूजिक वीडियोस के लिए टॉप सर्विस बनाने का उनका प्लान फेल हो गया है। जॉर्डन फ्यूजन ने कहा था, वीवो मरा नहीं है, बस स्क्रीन के नीचे कोने तक पिचक गया है। आज भी वीवो की ब्रांडिंग आपको काफी म्यूजिक वीडियोस में दिखेगी। वीवो एक फेल प्लान का एग्जाम्पल है और ये इस बात का रिमाइंडर भी है कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बस कुछ ही लोगों के हाथों में है जो महंगे सूट्स पहनते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट में बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज हिडन डेप्थ साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।